Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, Raipur. Today, our class or video is for class 10th and subject for today is English grammar, and our today's topic is some other special rules to fill present continuous tense in correct form of verb. विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड एडवर्ब के बारे में जानकारी हासिल की और एक दो नियम हमने ऐसे देखे जिनके आधार पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के सेंटेंसेस में फिल करते हैं। आज उसी से संबंधित एक और नियम की जानकारी यहाँ प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसके आधार पर हम ये जान सकते हैं कि किस स्थिति में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब का यूज होगा। आइए देखते हैं वह नियम क्या है। नियम है टू एक्सप्रेस परसिस्टेंस एक्शंस। परसिस्टेंस शब्द जो है, परसिस्टेंस शब्द का मतलब होता है लगातार। वैसे तो कंटिन्यूअस टेंस जो है उसका यूज़ हम ऐसे कार्यों को बताने के लिए करते हैं जो लगातार अनवरत रूप से चलते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी भिन्नता है। यहाँ यह नियम हमें सिखाता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ ऐसे कार्य को प्रकट करने के लिए किया जाता है जो कि बार बार और लगातार होता है तथा बुरी आदत के रूप में समझा जाता है। यहाँ बार बार, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग, रिपीटेड एक्शन, रिपीट, और लगातार मतलब कंटिन्यूअस। यहाँ दो बातें आ रही है, बार बार होना और लगातार होना। हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के नियमों में पढ़ा था कि जो रिपीटेड एक्शन होते हैं एक टाइम इंटरवल के बाद जब रिपीट होते हैं तो उनके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ होता है। और वहाँ हमने एक एडवर्ब की बात की थी, ऑलवेज। ऑलवेज एडवर्ब आपको पता है अच्छी तरह से प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ होती है, लेकिन जब वह कार्य बार बार लगातार हो रहा है और बुरी आदत के रूप में विकसित हो गया है, उस स्थिति में हम वहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ यूज़ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। भले ही वहाँ ऑलवेज इस एडवर्ब का यूज़ हो रखा है और हम ये जानते हैं कि इस एडवर्ब का यूज़ जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, लेकिन फिर भी जो है यदि कार्य ऐसा दिया हुआ है जो बार बार होने पर एक बुरी आदत बन गया है, और इस स्थिति में होता क्या है, जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, उसकी खीज, एनॉय, गुस्सा प्रकट होता है बोलते समय। जैसे आपके कक्षा में कोई विद्यार्थी है जो हमेशा ही देरी से आता है, तब अध्यापक जब उससे बात करेंगे, उससे इस बारे में कहेंगे, तो वह चिढ़ते हुए बोलेंगे कि तुम हमेशा ही देरी से आते रहते हो। या कोई ऐसा विद्यार्थी जो हर समय शरारत करता रहता है, अब वो शरारत लगातार करता रहता है, उस स्थिति में भी गुस्सा करते हुए उससे ये कहा जाएगा तुम हमेशा ही शरारत करते रहते हो। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, भले ही उसमें ऑलवेज इस एडवर्ब का यूज़ हो रखा है। ऐसी एडवर्ब जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। अब यहाँ हम थोड़ा वर्ब पे ध्यान देंगे, और वर्ब पे ध्यान देने से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे खींच प्रकट हो रही है या नहीं है। थोड़ा वाक्य के भाव को समझेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल है, सी ब्लैंक स्पेस आस्क क्वेश्चंस ऑलवेज। विद्यार्थियों, प्रश्न पूछना बुरी बात नहीं है, लेकिन हर समय ही प्रश्न पूछते रहना, बिना मतलब के ही केवल किसी को परेशान करने के लिए प्रश्न पूछते रहना, ये एक बुरी आदत की श्रेणी में आता है।
तो जब कोई व्यक्ति ऐसा काम बार बार करता है तो बोलने वाला गुस्से में उसे कहता है कि तुम हमेशा ही प्रश्न पूछते रहते हो। उस कंडीशन में ये बुरी आदत भी हो गई और ऑलवेज का यूज भी हो गया। तब यहाँ किसका यूज होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और हमने पढ़ रखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है इज, आर और एम। और सिंगुलर, यहाँ सी क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होता है? इसका। तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे? सी के साथ इसका। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। और उसके साथ क्या जुड़ता है? आईएनजी। तो यहाँ आ जाएगा सी इज आस्किंग क्वेश्चंस ऑलवेज, यानी बोलने वाला उससे कह रहा है तुम हमेशा ही वह हमेशा ही प्रश्न पूछती रहती है। तो इस बात को कहते समय बोलने वाले का गुस्सा प्रकट हो रहा है, वो उसकी इस आदत से परेशान है। अगला वाक्य ही ब्लैंक स्पेस ऑलवेज ब्लैंक स्पेस टॉक नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब होता है बेकार की बातें करना, मूर्खतापूर्ण बातें करना, ऐसी बातें जिसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ आ रहा है कि वह हमेशा ही मूर्खतापूर्ण बातें करता रहता है। यहाँ भी क्या हो रहा है? जो बोलने वाला व्यक्ति उसका गुस्सा प्रकट हो रहा है और काम कैसा हो रहा है? लगातार और बार बार। तो यहाँ भी ही के साथ, ही भी सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगा? इज। और यहाँ आई हुई है टॉक, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी है, हमें इसके साथ केवल क्या लगाना है? आईएनजी। हम ये पहले ही बता चुके हैं कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, इनमें जो कोष्ठक में दी हुई वर्ब होती है उसके साथ अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो एस और कंटिन्यूस टेंस है तो आईएनजी की फॉर्म लगानी है। तीसरा वाक्य यू ब्लैंक स्पेस इंसल्ट पुअर्स ऑलवेज। यहाँ ऑलवेज सबसे लास्ट में दे रखा है, लेकिन यहाँ भी वही बात आ रही है, इंसल्ट मतलब अपमानित करना और पुअर्स यानी गरीबों को। अब गरीबों को अपमानित करना ये अच्छी आदत होगी, बुरी आदत होगी? ये एक तरह से बुरी आदत होगी। और ये आदत क्या हो रही है? बार बार, यानी ये कार्य क्या हो रहा है? बार बार हो रहा है, ऑलवेज हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे किस टेंस का यूज होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ सब्जेक्ट के रूप में क्या आ रहा है? यू, जो क्या है? प्लूरल। और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में? आर। तो हम यहाँ पे यू के साथ किसका यूज करेंगे? आर का। और जो इंसल्ट लिखा हुआ है उसकी कौन सी फॉर्म लिख देंगे? आईएनजी फॉर्म। तब बन जाएगा इंसल्टिंग। उसके बाद में अगला जो सेंटेंस है वो है दे ब्लैंक स्पेस ऑलवेज बोरो मनी। अब यहाँ भी ऑलवेज बीच में दे रखा है। तो बोरो मनी, बोरो यानी उधार लेना, मनी यानी धन, वह हमेशा ही धन उधार लेता रहता है। ये आदत अच्छी है या बुरी? विद्यार्थियों ये आदत बहुत बुरी है और ये काम बार बार हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और दे के साथ किसका यूज होता है? आर का। तब हम यहाँ लिखेंगे दे आर। और बोरो के साथ हम सीधा सीधा क्या लगा देंगे? आईएनजी फॉर्म। तब बन जाएगा बोरोइंग। अब अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है रवि ब्लैंक स्पेस ऑलवेज ब्लैंक स्पेस कम लेट टू स्कूल। इस वाक्य में आप देखिए रवि आ रखा है और लेट टू स्कूल, कम लेट टू स्कूल, विद्यालय में देरी से आना। जैसे मैंने वाक्य शुरुआत में ही समझाते हुए बताया था कि कोई विद्यार्थी बार बार विद्यालय में देरी से आता है तो ये उसकी बुरी आदत होती है। और इस आदत को बताते समय क्या होता है? टीचर गुस्सा करते हुए उससे बोलता है कि रवि तुम हमेशा ही देरी से आ रहे हो। तो यहाँ पे हम किस टेंस का यूज़ करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। रवि क्या है? सिंगुलर, एक वचन है। और सिंगुलर के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है? इज। ऑलवेज आया हुआ है और कम का क्या बना देंगे? आईएनजी फॉर्म होता है कमिंग। तो इस तरह से वाक्य बन जाएगा रवि इज ऑलवेज कमिंग लेट टू स्कूल। तो आपने देखा ये जो सभी उदाहरण हैं, इन उदाहरणों में जो ऊपर का नियम है वो नियम यहाँ लागू हो रहा है। कौन सा नियम? बार बार कार्य होना, लगातार होना, और साथ में क्या बात आती है? बुरी आदत। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के कार्यों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस नियम को अपनी कॉपी में लिखना है। टू एक्सप्रेस परसिस्टेंस एक्शन, ऐसे कार्य को प्रकट करने के लिए जो बार बार और लगातार होता है
तथा बुरी आदत के रूप में समझा जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में ऑलवेज का प्रयोग एडवर्ब में होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज होता है। साथ ही इन एग्जाम्पल्स को आप लिखेंगे और इनके जो सॉल्यूशन दिए हुए वो भी आप उसमें लिखेंगे। नेक्स्ट जो कार्य हमें करना है, नेक्स्ट जो हमारे नियम रूल आ रहे हैं, यहाँ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो नियम है वो पूरे हो रहे हैं। आगे हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से संबंधित हमारे पास प्रश्न आएंगे तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किस स्थिति में करेंगे, क्या ऐसी पहचान होगी जिनको हम देखते ही ये कह देंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस टेंस को फिल करते समय, इस टेंस की वर्ब फिल करते समय हमें जो जानकारी चाहिए वो दो चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। पहली जो बात होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। किसी भी टेंस को भरने से पूर्व हमें ये जानकारी जरूर रखनी है कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं मैंने दो हेल्पिंग वर्ब लिखी है, एक लिखी है हैज़ और दूसरी मैंने लिखी है हैव। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब हैज़ का यूज़ किसके साथ होता है? सिंपली देखें तो हैज़ का यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बारे में हमने कई बार बात की, कौन कौन से आते हैं, जैसे ही, सी, इट और नेम। नेम में कोई एक व्यक्ति का नाम हो तो वो किस में आएगा? सिंगुलर में आएगा। इनमें से यदि कोई कर्ता होता है तो वह हम हैज़ का यूज़ करते हैं, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल जिसको हम बोलते हैं बहुवचन, यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उस स्थिति में हम किसका यूज़ करेंगे? हैव का। प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? वी आता है, दे आता है, यू आता है, आई आता है, और नेम्स, बहुत सारे व्यक्तियों के यदि नाम हो, चाहे वो कॉमन नाउन हो चाहे प्रॉपर नाउन हो, तो उस स्थिति में हम किसका यूज़ करते हैं? हैव का। तो ये दोनों हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कही जाती है। उसके बाद में दूसरी जानकारी जो हमें रखनी होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म भरते समय, वो होती है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ वहाँ पर होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब भी आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में भरेंगे उस समय आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर सामान्य नाम हिंदी में अनुवाद किया जाए तो उसका मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल, और यदि केवल परफेक्ट टेंस का अर्थ लिखा जाए तो वो होता है पूर्ण काल। इस टेंस में हम ऐसे वाक्यों को बताते हैं, ऐसी बातों को प्रकट करते हैं, ऐसी क्रियाओं को बताते हैं जो पूरी हो चुकी है। पूर्ण का मतलब क्या हो गया है? वो कंप्लीट हो गई है। ऐसे सभी कार्यों को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट, हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के टॉपिक में शुरुआत में ये देख लिया था कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को भरने के दो तरीके हमारे पास होते हैं, जिसमें पहला तरीका होता है एडवर्ब ऑफ द टेंस और सेकंड होता है स्पेशल रूल्स। यानी या तो हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किस आधार पर भरेंगे? एडवर्ब के आधार पर, या भरेंगे स्पेशल रूल्स के आधार पर। स्पेशल रूल्स में कंडीशनल सेंटेंसेस और जो एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया हो रही है, तुरंत हो रही है, इस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जो नियम हैं उनका यूज होता है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए भी हम इसी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन कौन सी एडवर्ब्स आती है, या कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको देखते ही आप ये कह सकते हो कि ब्लैंक स्पेस में हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरना है। तो हम उन शब्दों की बात करते हैं, एडवर्ब्स की बात करते हैं। पहला है ऑलरेडी, दूसरा है जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, यट और सो फार। ये जो एडवर्ब्स है, एडवर्ब्स को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया विशेषण। यानी ये जो शब्द होते हैं वो क्या करते हैं? क्रियाओं की विशेषता बताते हैं।
क्रिया के आधार पर या क्रिया को इंडिकेट करते हैं ये। अब यहाँ जो एडवर्ब्स आई हुई है इनका एक बार हिंदी अर्थ देखते हैं और इनकी विशेषता पर गौर करते हैं। ऑलरेडी पहले से ही, जस्ट अभी ही, जस्ट नाउ जस्ट अभी अभी, जस्ट नाउ अभी ही, रिसेंटली अभी थोड़े ही समय पूर्व, यट अभी तक, सो फार अब तक। विद्यार्थियों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एडवर्ब्स आती है उसकी एक खासियत है कि वो ऐसे कार्य को बताती है जो कार्य थोड़े ही समय पूर्व समाप्त हुआ है। कार्य समाप्त तो हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में पड़ रहा है, और ऐसे ही कार्यों को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स के द्वारा इन एडवर्ब्स का यूज देखते हैं, किस तरह से इन एडवर्ब का यूज हो रखा है और किस तरह से हमें इन एडवर्ब्स को पहचानते हुए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को कंप्लीट करना है। पहला वाक्य, माई फादर ब्लैंक स्पेस जस्ट ब्लैंक स्पेस रिटर्न फ्रॉम हिज ऑफिस। जब वाक्य के बीच में जस्ट आता है तो हमें इस बात का आभास होता है कि जो कार्य हुआ है अभी अभी हुआ है, यानी बोलने से ठीक थोड़ा पहले ही काम पूरा हुआ है। और यदि वाक्य के अंत में लगभग जस्ट नाउ लिखा हुआ आता है तो उसका मतलब ये बताते हैं कि थोड़े समय पहले, कुछ समय बीत गया है, उस समय पहले ये कार्य हुआ है। तो पहला वाक्य, माई फादर रिटर्न फ्रॉम हिज ऑफिस, मेरे पिता कार्यालय से लौटे हैं। बोलने वाला ये बताना चाह रहा है, जस्ट के द्वारा ये बता रहे हैं कि मेरे पिताजी अभी ही कार्यालय से लौटे हैं, अभी अभी कार्यालय से लौटे हैं। तो कौन सा टेंस आएगा? जस्ट देख लिया हमने, और जस्ट देखते ही हमें सीधा पता चल जाता है कि यहाँ कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस का हमें यूज करना है यहाँ पे। यहाँ जस्ट आ गया। दूसरे वाक्य में देखिए क्या आ रहा है, जस्ट नाउ, किसकी एडवर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट की। तीसरे वाक्य में क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऑलरेडी, किसकी एडवर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट की। चौथे वाक्य में रिसेंटली, किसकी एडवर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट की। फिर यट, और उसके बाद में लिखा हुआ आ रहा है सो फार। तो इन वाक्यों में जितनी भी एडवर्ब्स आ रही है सारी की सारी एडवर्ब्स किस टेंस की है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ और हैव का यूज करना है। जहाँ एक वचन आ गया वहाँ हैज़ लिखना है, और जहाँ बहुवचन आ गया वहाँ क्या लिखना है? हैव। और जो कोष्टक में वर्ब दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो एक बार हम सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब फिल कर देते हैं। तो जैसे माई फादर, यहाँ शुरुआत में माई लिखा हुआ है लेकिन फादर आ रहा है, तो फादर क्या होता है? सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी। और वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? हैज। उसके बाद में द टीचर, द टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ भी किसका यूज होगा? हैज का यूज होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे हैज। फिर तीसरा वाक्य वी, इसमें वी प्लूरल सब्जेक्ट में आता है और इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? हैव का। फिर चौथा वाक्य दे भी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ भी किसका यूज होगा? हैव का। पांचवा आई सब्जेक्ट है, इसमें भी क्या आएगा? हैव। और छठे वाक्य में क्या आएगा? हैज, क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट क्या दे रखा है? सी। तो इस तरह से हमने पहले हेल्पिंग वर्ब फिल की। अब हम देखते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें पहले ही पता चल चुका है कि सारे वाक्य किस टेंस के हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब हमें इसकी जानकारी हो गई है तो हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जैसे यहाँ पहली है मेन वर्ब रिटर्न, उसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, RETURNED। फिर फिनिश, फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। फिर आएगा विजिट, इसकी थर्ड फॉर्म होती है विजिटेड। फिर आई हुई है बाय, बाय की थर्ड फॉर्म होती है बाउट। फर्स्ट फॉर्म बाय, सेकेंड फॉर्म बाउट और थर्ड फॉर्म भी बाउट। फिर यट, इसमें आ रहा है नॉट टेक। देखो यहाँ थोड़ा सा इस वाक्य पे गौर करते हैं, हम थोड़ा इस वाक्य को समझने का प्रयास करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब है यट। इस एडवर्ब की एक खास बात है कि यट एडवर्ब जो है वो दो ही प्रकार के वाक्यों में प्रयोग होती है। एक तो होती है नेगेटिव सेंटेंस में
और दूसरी होती है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। वैसे मैंने यहाँ पर नॉट लिख रखा है तो ऐसे ही पता चल जाता है कि हमें नॉट का वापस यूज़ करना है, लेकिन यदि किसी वाक्य में नॉट लिखा हुआ नहीं आता है और सीधी वर्ब आती है और एडवर्ब के रूप में किसका यूज़ होता है, यट का, तो भी हमें वहाँ नॉट लगाना है, क्योंकि वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये एडवर्ब या तो नेगेटिव में आती है या इंटरोगेटिव में, और यदि इंटरोगेटिव में आएगी तो वाक्य जो लिखा हुआ होगा उसके लास्ट में कैसा चिन्ह आएगा, क्वेश्चन मार्क का। इससे पता चल जाएगा कि वो वाक्य कैसा है, इंटरोगेटिव। यहाँ ऐसा कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस नेगेटिव है। और दूसरी बात, मैंने यहाँ नॉट लिख दिया है तो हम यहाँ नॉट का वापस यूज़ हेल्पिंग वर्ब के बाद में एज इट इज़ कर देंगे नॉट, फिर मैन जो है टेक, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन, टेक, टुक और टेकन। लास्ट सेंटेंस सी ब्लैंक हैज़, और यहाँ ईट आया हुआ है, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, तो यहाँ आ जाएगा ईटन। अब इस तरह से हमारे वाक्य, ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होते हैं। पहला वाक्य बनता है माई फादर हैज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम हिज ऑफिस। इस वाक्य से हमें ये पता चलता है, इस वाक्य का जब अर्थ करते हैं तो पता चलता है कि मेरे पिताजी अभी अभी कार्यालय से लौटे हैं। तो ऐसा कार्य बता रहा है जो अभी बोलने के ठीक थोड़ा पहले ही समाप्त हुआ है। दूसरा वाक्य, द टीचर हैज़ फिनिश्ड दिस लेसन जस्ट नाउ। अध्यापक ने यह पाठ अभी ही समाप्त किया है, यानी थोड़े समय पूर्व ये पाठ समाप्त हुआ है। जस्ट नाउ ये बताता है कार्य कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है। वी हैव विजिटेड दिस प्लेस ऑलरेडी। अब यहाँ देखो, ऊपर दोनों वाक्य में तो कार्य अभी समाप्त हुआ है, कार्य अभी अभी पूरा हुआ है। यहाँ ऑलरेडी, जब भी हम कोई भी कार्य एक बार कर देते हैं और दूसरी बार उस कार्य को करने का कहा जाता है या दूसरी बार उस कार्य को करते हैं, तो हम ऑलरेडी का यूज़ करते हुए वाक्य बोलते हैं कि हमने तो ये कार्य पहले से ही कर लिया है। जैसे यहाँ आया हुआ है विजिट, भ्रमण करना, दिस प्लेस, इस स्थान का। ये बात हम कब बोलेंगे, जब इंग्लिश स्पोकन करेंगे तो हम इस बात को तब बोलेंगे जब हम उस स्थान पर वापस गए हैं, तब हम बोलेंगे कि हम इस स्थान पर पहले से ही आ चुके हैं। उसी प्रकार तीसरा वाक्य देखो, वी हैव, ये हो गया तीसरा वाक्य, यानी उस स्थान पर हम पहले से ही आ चुके थे, हमने बोल दिया वी हैव विजिटेड दिस प्लेस ऑलरेडी, हमने ये स्थान पहले से ही घूम लिया है। फिर दे हैव बाउट ए न्यू कार रिसेंटली, यहाँ रिसेंटली, जस्ट नाउ, जस्ट और रिसेंटली, इनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। जस्ट का मतलब होता है तुरंत अभी, थोड़े समय पहले ही कार्य हुआ है। जस्ट नाउ थोड़े समय पूर्व, थोड़ा सा समय निकल चुका है। और रिसेंटली का मतलब हाल ही के समय में। ये कार्य कोई जरूरी नहीं है कि आज ही पूरा हुआ है, लेकिन इस बात को हो सकता है 2 दिन पहले पूरा हुआ, हो सकता है 1 महीने पहले पूरा हुआ, हो सकता है 2 महीने पहले पूरा हुआ है। लेकिन इस वाक्य को हम क्यों बोलेंगे, जब उसी कार के बारे में चर्चा की जाएगी, उस कार के बारे में कुछ पूछा जाएगा, जानकारी मांगी जाएगी, कहा जाएगा, तब हम इस प्रकार का सेंटेंस बोलते हैं कि ये कार इन्होंने अभी हाल ही में खरीदी है। फिर पांचवा वाक्य, आई हैव नॉट टेकन माई मील येट, मैंने अब तक अपना भोजन नहीं लिया है। यहाँ अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, इस बात को बताने के लिए किसका यूज होता है, येट का। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब आता है तो ऐसे पूछते हैं क्या तुमने अभी तक वो काम नहीं किया है, इस तरह से वाक्य पूछे जाते हैं। फिर छठा सेंटेंस हम देखते हैं, ये भी थोड़ा स्पेशल है, इसको स्पेशल रूल की श्रेणी में भी डाल सकते हैं और एडवर्ब के रूप में भी जान सकते हैं। हालांकि सो फार एडवर्ब जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होती है। अब सो फार के साथ जो आगे टाइम वर्ड आ रहा है, जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है टुडे, ये किसको बताता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को, इसीलिए यहाँ सो फार किसको बताएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। यदि टुडे की जगह आ जाता है सो दैट मंथ, यानी उस महीने, तो इसका मतलब वो कौन से टेंस को बताएगा, पास्ट टेंस को। तो उसके साथ जब सो फार आएगा तो वो बताएगा पास्ट परफेक्ट को, तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। सो फार का यूज़ हम किस स्थिति में करते हैं, कौन से वाक्यों को बोलने के लिए। मान लो यदि किसी कार्य को आपको इंग्लिश में बताना है तो कौन सा ऐसा वाक्य है जिसको बोलने के लिए इसका यूज़ होगा। तो जब हम कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य का कुछ हिस्सा पूर्ण हो चुका है और वो कार्य अभी तक चल रहा है, तो उस स्थिति में हम सो फार का यूज करते हैं। जैसे इस वाक्य को देखो, शी हैज़ ईटन
5 मैंगोज सो फार टुडे, वह आज अब तक 5 आम खा चुकी है। यानी जिस समय वो बोल रही है या जिस समय उसके बारे में बताया जा रहा है उस समय तक उसने कितने आम खाने का कार्य पूरा कर लिया है? 5 आम। लेकिन ये कार्य रुका नहीं है, अभी तक चल रहा है। सो फार का जो यूज होता है वो इसी बात को बताता है कि काम अभी भी चल रहा है, लेकिन जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय काम का कुछ हिस्सा उस समय तक पूरा हो चुका है। तो इस तरह से इन एडवर्ब्स का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। विद्यार्थियों, आपको जो मैंने पहले बताया था, ये जो स्लाइड है यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन करेक्ट फॉर्म वर्ब, इसको लिखना है अपनी कॉपी में। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? हैज़ और हैव, ये लिखना है। साथ में ये भी लिखना है कि हैज़ किसके साथ यूज होती है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और लिखना है ही, सी, इट और नेम। और हैव का यूज किसके साथ होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, वी, दे, यू, आई और नेम्स। ये चीज़ें आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसका भी लिखना है। उसके बाद में आपको जो ये एग्जाम्पल्स दिए मैंने और इन एग्जाम्पल्स का जो सॉल्यूशन बताया, इन एग्जाम्पल्स को और उनके सॉल्यूशन को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। साथ ही ये जो एडवर्ब्स दे रखी है उन एडवर्ब्स को भी अपनी कॉपी में